हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोग को अपने YouTube चैनल टेक ऑफ जॉब पे स्वागत करता हूं, जिसके माध्यम से हम कल आप लोग को एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें यह बताया था कि हम लोग BHU एग्जाम का एंट्रेंस कैसे क्रैक करें। उसमें एक BA था और सोशल साइंस था। देखिए सेम प्रोसेस मैंने चेक किया था, जो BHU B.Ed का भी है वही सारी प्रोसेस है जो BHU आपके BA का है, लेकिन थोड़ा सा इसका हम जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का उसका थोड़ा सा लेवल उठा देंगे। क्योंकि आप जब B.Ed करने जाते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं, और आप जब B.Ed करने जाते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं, और जब BA आप करने जाते हैं वो आप 10+2 के बाद जाते हैं। इसीलिए मुझे थोड़ा सा इसका सिलेबस वो करना पड़ेगा और BHU B.Ed के लिए थोड़ा सा सिलेबस को हमको अब थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, आइए इन संबंधित सारी चीजों पर हम चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा एक टॉपिक रहेगा भारत का संविधान, और ये टॉपिक देखिए बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए हम सारी चीजें विस्तार से बात नहीं करेंगे। आपको उतनी ही चीजें बताई जाएगी जो आपके लिए फायदेमंद हो, यानी कि आपके लिए क्या हो, इतनी सारी चीजें आप इतने ही को कंटेस्ट करते जाइए तो मैं दावा दे रहा हूं कि आप बहुत अच्छे रैंक लेके आएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहले भारत का संविधान। भारत का संविधान होता क्या था, संविधान को किसको कहते थे? देखिए सबसे पहले जो इसको मतलब कि एकदम जनरल भाषा में परिभाषित करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि किसी भी समाज के लिए, किसी भी समाज में यदि कोई व्यक्ति रह रहा है तो उस व्यक्ति को जीने, रहने, खाने पीने के लिए जो समाज ने उसके लिए नियम बनाया है, जो समाज ने उसके लिए नियम बनाया है वही नियम ही क्या कहलाता है, उस व्यक्ति के लिए मान्य होता। उसी तरह हमारे देश में हमारे नागरिक रहते हैं, यानी कि भारत के नागरिक रहते हैं, तो भारत के नागरिकों को रहने के लिए जो हमारा मौलिक अधिकार, चाहे फंडामेंटल ड्यूटी हो या जो कुछ भी और सारे नागरिकता अधिनियम है, तो उनके लिए क्या क्या एक नियम बनाया गया, और उसी नियम को हमारे नागरिक यानी कि भारत के नागरिक पालन करते हैं, और उस नियम को कौन बनाता है? संसद बनाते हैं। तो इस नियम को जो बनाने की पूरी प्रक्रिया थी उसी को हम कहते हैं भारत का संविधान, जिससे कि आम आदमी को जीने का अधिकार मिल सके, रहने खाने पीने का अधिकार मिल सके। ठीक है, तो अब चर्चा करते हैं कि भाई संविधान में क्या क्या चीजें होती है। तो संविधान में 3 पहलू इंपॉर्टेंट है, एक तो है राज्य, और एक है सरकार, और एक है व्यक्ति कल्याण। व्यक्ति कल्याण को हम एक दूसरे भाषा में और डिनोट करते हैं नागरिक से। क्यों? व्यक्ति कल्याण और नागरिक में अंतर क्या है, बस इतना समझिएगा। देखिए व्यक्ति कल्याण का मतलब कि कोई देश, यदि हमारे देश में कोई विदेशी आता है तो हम उसको व्यक्ति बोलेंगे, नागरिक नहीं बोलेंगे, और जो यहाँ के लोग हैं जो खुद नागरिकता प्राप्त किए हैं हम उन्हीं को नागरिक बोलते हैं। तो इनमें काफी अंतर पड़ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम राज्य पर चर्चा करते। देखिए राज्य एक सकारात्मक पहलू है, एक नकारात्मक पहलू है। अब जरा इस पर हम गौर करते हैं कि सकारात्मक पहलू क्या होता है और नकारात्मक पहलू क्या होता है। जब हम अपनी फंडामेंटल राइट की बात कर ले, फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार की बात कर लें, और फंडामेंटल DPSC की बात कर लें, DPSC की यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात कर ले, तो वहां पे जो राज्य है उसके लिए सकारात्मक होगा, और फंडामेंटल जो राइट है इसके लिए राज्य के लिए नकारात्मक हो जाएगा। जरा सोचिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य उसको माने या ना माने, लेकिन फंडामेंटल जो राइट है यानी कि जो हमारा मौलिक अधिकार है उस पर राज्य को मानने के लिए बाधित हो जाता है, इसलिए उसके लिए नकारात्मक हो जाता है। एक तौर पर और देखिए जरा कैसे। अभी मान लीजिए कि आपके पापा मम्मी कहें कि आपको खेलना बाधित है, आप खेल नहीं पाओगे, आपके लिए नकारात्मक है, लेकिन वहीं पे खेलने के लिए छूट दे दें तो क्या है, वो आपके लिए सकारात्मक है। इसी तरह हमारे यहाँ जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो आर्थिक स्थिति की बात करता है वो सकारात्मक है, और जो हमारा मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की बात करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नकारात्मक बोलते हैं। अब आ जाइए जरा कि राज्य के पास ऐसी क्या 4 तत्व होनी चाहिए जो कि राज्य के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन कौन से हैं? देखिए एक तो भूभाग है। भूभाग, अभी आपके पास जैसे कि आपका घर है तो उस घर के रहने के लिए क्या होना चाहिए? जमीन होना चाहिए, तभी तो घर बनाएंगे, तो एक भूभाग होना चाहिए। दूसरी बात कि आप यदि आपकी फैमिली है तो आपकी फैमिली क्या हो गई? जनसंख्या हो गई, ऐसे भाषा में समझिए। और आपके फैमिली में कोई एक मुखिया होता है या कोई गार्जियन होता है तो वो क्या हो गया? आपका एक सरकार हो गया, वो सरकार हो गया, सरकार हो गया। संप्रभुता क्या होती है कि आपके फैमिली के अंदर कोई भी समस्याओं का समाधान है, यदि कोई भी मैटर है, यदि उसकी समस्या है तो उस समस्या का समाधान पूरे फैमिली मेंबर मिलकर लेते हैं, यानी कि जितने उसमें परिवार के लोग शामिल होते हैं उसकी लेते हैं। उस सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अपना क्या करते हैं? पूरा विचार बनाते हैं और समस्याओं को सॉल्व करते हैं। उसमें विशेष करके हमारा जो मुखिया होता है, जो हमारे घर के गार्जियन होते हैं वो भी शामिल होते हैं। ठीक, लेकिन संप्रभुता में क्या है कि आप इस दायरे में ही रहकर सारा काम करेंगे। और दूसरी बात है कि आपका कोई पड़ोसी है, जैसे मान लीजिए आपका पड़ोसी है, तो इस पड़ोसी को आपके यहां हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाएगा। तो
संप्रभुता सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि संप्रभुता आपके पास है तो आप के पास यदि संप्रभुता है तो आप हर एक काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं सोवरेनिटी, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, लैंड, ठीक। यानी कि ये चार चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि छांट लिया जाए तो हमारी क्या है, संप्रभुता। यदि आपके पास संप्रभुता नहीं है तो आपका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो इसलिए संप्रभुता होना चाहिए। अब इसके बारे में बहुत सारा विस्तार, बहुत सारे विचार आते हैं कि संप्रभुता क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। हमसे उतना मतलब नहीं है, फिलहाल हमें इतना ही देखना है क्योंकि हमारा एग्जाम है कितने दिन बाद, 25 दिन बाद, इसीलिए हमें बस इतना ही चलना है। अब देखिए जरा सरकार क्या होते हैं। सरकार को हम दो भाग में बांटते हैं, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। केंद्र सरकार में क्या क्या होती है और राज्य सरकार में क्या क्या होती है, ये जानना जरूरी है। देखिए केंद्र सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। सेम यही प्रोसेस हमारा राज्य सरकार में भी होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका वहां भी होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है क्योंकि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है एकल है। अब देखिए विधायिका की हम बात करते हैं तो विधायिका में आपके दो आते हैं। कौन कौन से आते हैं भैया, संसद और राज्यसभा। मतलब संसद में आपका लोकसभा और राज्यसभा आ गए, और एक आपका इसी में यदि हम बात कर लें तो यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अब यहीं पे देखिए चर्चा में कर रहा हूं कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है। लेकिन उसमें एक शर्त यह भी रखा है कि हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य रिटायरमेंट होते हैं। किसमें, राज्यसभा के सदस्य में। अच्छा, लोकसभा के कार्यकाल के सदस्य जो होते हैं 5 वर्ष होते हैं। और राज्यसभा के, यदि राज्यसभा का पूछ देगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो भाई यहाँ पे राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हम राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकते। लोकसभा को विघटित करते हैं इसलिए उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन राज्यसभा को हम विघटित नहीं करते हैं इसीलिए इसका कार्यकाल नहीं होता। जब तक इसका सदस्यों का नहीं पूछे, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तब हम बताएंगे कि 6 वर्ष होता है। यदि ये पूछ दे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, तो हम इसके लिए नहीं बता सकते क्योंकि वो विघटित नहीं किया जा सकता, यानी कि उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। इसी तरह यहाँ पे राष्ट्रपति है। अब देखिए राज्यसभा में 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। कहां मनोनीत होते हैं, और ये मनोनीत कहां से होते हैं, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, ठीक है। और इन मनोनीत सदस्यों का क्षेत्र जो होता है किस किस क्षेत्र से आता है, तो कला आते हैं, समाज आते हैं, साहित्य आते हैं और विज्ञान की तरफ से आते हैं, ठीक है। ये इनके मतलब इनके 4 क्षेत्र हैं। और कुल मिलाकर राज्यसभा के सदस्यों का पूरी सीट देखा जाए तो 250 है, जिसमें 12 सदस्यों को मनोनीत होता है। अच्छा, इन 12 सदस्यों को मनोनीत करने का स्रोत कहां से लिया गया था, तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। इसी तरह यदि हमारे लोकसभा के सदस्यों की टोटल बात कर ले तो कुल मिलाकर है 552, जिसमें कि अभी तक बात चल रही है कि 530 राज्य से हैं और 20 जो है केंद्र शासित से हैं। अभी तक ये बातें आ रही हैं, ठीक है। अब बात हुई कि हम लोग चुनाव कितने पे कराते हैं प्रेजेंट टाइम में, 543 पे कराते हैं, और 2 क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। कहां से, एंग्लो इंडियन के माध्यम से। मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं तेज चलूंगा, और आप इसी को ज्यादा आपको दिक्कत होगी तो आप वीडियो को पॉज करके बीच बीच में सब उसको रोक रोक के देख सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे करके, ठीक है। क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, इसी वजह से इतना फास्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए यहां से तय है कि आपका 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, ये गारंटी दे रहा हूं। फिर आइए जरा, कार्यपालिका हमारे पास 2 प्रकार के, एक अस्थायी कार्यपालिका है और एक अस्थायी कार्यपालिका है। अस्थायी कार्यपालिका का मतलब जान जाइए किसको बोलते हैं, कि जो हम 5 साल के लिए जिसका चुनाव करते हैं, या जो 5 साल के लिए संविधान जिसको मनोनीत देती है कि भाई अब 5 साल के लिए आपका कार्यकाल रहेगा, संविधान द्वारा निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं अस्थायी। जैसे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, उपराष्ट्रपति का भी यही हाल है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य होने के नाते उसको 6 वर्ष, लेकिन उसका 5 वर्ष पे चुनाव होता है, ठीक है। महान्यायवादी जो होता है, यानी कि एंटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद हमारे यहाँ बनते हैं जो हमारे संसद चुन के जाते हैं, चाहे राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, उनसे मंत्रिपरिषद। और राज्यपाल को तो मान लीजिए 5 वर्ष तक की बात की जाती है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब कि जब तक राष्ट्रपति उसके ऊपर अपना हाथ दिया रहेगा, उसको आशीर्वाद दिया गया रहेगा राज्यपाल को, तब तक वो राज्यपाल बने रहेंगे, अन्यथा वो राज्यपाल नहीं बने रहेंगे। लेकिन ऐसा कम से कम उनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। तो इस तरह से अस्थायी है, जो अस्थायी होने का मतलब कि इन सारी चीजों का। और अस्थायी का मतलब जैसे कि आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, नौकरी करेंगे तो आपका जीवन कितना है, 60 वर्ष तक की नौकरी में पीरियड है, तो वो क्या है, अस्थायी है।
जैसे कि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गए, आईपीएस हो गए, पीसीएस हो गया, चाहे ग्रुप सी हो गया, चाहे ग्रुप डी हो गया, इन सारी चीजों की पोस्टें हैं जो क्या है, अस्थायी रूप से हैं। अब न्यायपालिका बोलते हैं, देखिए हमारे यहाँ न्यायपालिका एकल न्यायपालिका है। एकल न्यायपालिका मीन्स कि हम लोअर से चलते हैं हाईकोर्ट की तरफ और हाईकोर्ट से चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, तो ये एकल न्यायपालिका है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सरकार। अब हम आते हैं जरा केंद्र सरकार की बात करते हैं, राज्य सरकार की बात करते हैं। देखिए जो चीजें यहाँ पे है, विधानमंडल में थोड़ा सा अंतर हो गया है, बाकी सारी कुछ वही प्रक्रियाएं हैं। देखिए विधानमंडल में यहाँ विधानसभा और विधान परिषद, जैसे यहाँ संसद में है क्या है, विधायक, संसद में है लोकसभा और राज्यसभा विधायिका के अंतर्गत ये है। तो इसी तरह विधानमंडल में हम दो तरीके से बांट सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद प्लस राज्यपाल को। अब देखिए जो विधानसभा का मतलब कि एमएलए, एमएलए मीन्स यानी विधायक, और एमएलए, और विधान परिषद का मतलब होता है एमएलसी। ठीक है, एमएलसी ये होते हैं। जो विधायक होते हैं, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और जो विधान परिषद का सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल, यहाँ विधान परिषद चाहे तो यहाँ पे अस्तित्व इसका खत्म हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्यों कि 169 आर्टिकल को यूज करके यदि राज्य सरकार कह दे कि हमारे यहाँ विधान परिषद की जरूरत नहीं है, तो केंद्र सरकार इस विधान परिषद को खत्म कर सकती है। लेकिन मैं यह भी बता दूं कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जिस तरह से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल में राज्यसभा में रिटायर होते हैं, उसी तरह 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पे विधानसभा में रिटायरमेंट होते हैं। तो ये सारा चीज हो गया। ठीक है, अब हम चर्चा कर लेते हैं व्यक्ति और नागरिक के बारे में। देखिए व्यक्ति क्या होता है और नागरिक क्या होता है, इन दोनों में अंतर होता है। व्यक्ति की कोई व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं कि वो किसी दूसरे देश से आपके देश में आ जाए तो वो क्या करता है, पढ़ने के लिए आ सकता है, व्यापार करने के लिए आ सकता है, या किसी और काम के लिए आ सकता है, तो वो व्यक्ति होता है। लेकिन उसको हमें क्या करता है कि भारत देश उसको चुनाव में शामिल होने का परमिशन नहीं देती, यानी कि उसको आदेश नहीं देती है। लेकिन नागरिक है, नागरिक को अधिकार मिलता है कि नहीं, आप क्या कर लेंगे कि आपको भारत के हर एक मामले में आपका अधिकार बनता है, चाहे वो राजनीति करने का अधिकार हो, चाहे नौकरी पाने का अधिकार हो, चाहे आप किसी प्रकार का शिक्षा पाने या कहीं आने जाने का अधिकार, ये सब नागरिक का। अब देखिए इसका यूज कहां है, फंडामेंटल राइट। FR का मतलब होता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार किसमें है, भाग 3 में है। भाग 3 में है, उसमें बताया गया है कि क्या क्या होने चाहिए। इसी तरह हमारा फंडामेंटल ड्यूटी बताया गया भाग 4A में। ठीक है, भाग 4A में जो मूल कर्तव्य है उसकी बात की जा रही है। इतनी सारी पे चर्चा कर लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट, स्रोत। भैया जो इस संविधान बना है, ये संविधान ऐसे तैसे नहीं बन गया। इस संविधान को बनने में पूरे कितने दिन लगे थे, आप लोग को पता होगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे हैं। और ये संविधान लगभग 60 से 65 देशों के बीच के संविधानों का अध्ययन करके ये जो भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान को बनाया गया है। तो उसमें हम सबसे पहले ब्रिटेन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ब्रिटेन ही विश्व के लगभग सारे संविधान का क्या बोलता है, जन्मदाता माना जाता है। यानी किसी के पास शुरुआती में वो था, लेकिन अभी भी विडंबना ये है कि हमारे यहाँ लिखित संविधान है, तो इसके यहाँ अलिखित संविधान, यानी कि परंपरावादी नियम कायदे कानून पे चलते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि हमारा लिखित संविधान होना चाहिए, परंपरावादी पे नहीं चलते। अब जरा इस संविधान के स्रोत, ब्रिटेन के संविधान के स्रोतों से हमें क्या क्या लिया गया, हम इस पे चर्चा करते हैं। देखिए जरा संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली का मतलब कि संसद में जितने कार्यकाल होते हैं, जितने कार्यक्रम होते हैं, कार्रवाई होती है, ये सब संसदीय प्रणाली के द्वारा ही ली गई है। और लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कर लीजिएगा। कई बार पूछता है कि लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। क्यों उत्तरदायित्व है? क्योंकि यदि मंत्रिपरिषद यदि किसी प्रकार का कोई गलती करता है तो उसको जवाब देना पड़ता है, कहां पे, लोकसभा में। और लोकसभा में यदि वो जवाब नहीं दे पाता है, यानी कि तो वहां पे सरकार गिरने की भी संभावनाएं बन जाती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अब जरा राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति का पद वहां से लिया गया। क्यों जरूरत थी राष्ट्रपति का पद वहां से लेने के लिए? क्योंकि वहां हमारे के राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, इनकी जो तुलना कराई जाती है वो कहां से कराई जाती है, वो आपके ब्रिटेन के
महारानी से, चाहे जो भी हो, महारानी हो या राजा हो, उसके माध्यम से, तो वहीं से यह राष्ट्रपति का तुलना किया गया है। ठीक है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता यानी कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, आप भारत के नागरिक होंगे, ना कि आप उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और एमपी के नागरिक हो सकते हैं। नहीं, आपकी नागरिकता मिलती है बस एक भारत की नागरिकता, अलग अलग प्रदेशों की नागरिकता नहीं मिलती है, इसीलिए एकल नागरिकता है। इसी तरह एकल न्यायपालिका है, जैसे हम बता दिए कि लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। अब और क्या लिया गया, देखिए जैसे विधि का शासन, विधि का शासन लिया गया, रूल ऑफ लॉ लिया गया है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ लिया गया है, विधि का शासन यहां से। और एक विधि निर्माण प्रक्रिया, देखिए ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों को भी यहां से रट सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब जब हम आयरलैंड पे आते हैं, आयरलैंड पे हमें लिया गया है राज्य का नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएससी। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो क्या करता है, आपको आर्थिक संसाधन देता है, आप यहां से आर्थिक पा सकते हैं। उसी तरह राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनीत आपको बता दिए थे कि आयरलैंड से ही लिया जाता है। और फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन कैसे निर्वाचन होता है, कौन कौन भाग लेते हैं, ये सब उस राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया में बताई गई है। तो इतनी सारी चीजें हमारा ये क्या रहा, आज का संविधान का एक थोड़ा सा परिचय रहा। और इस संविधान के माध्यम से आपको मैं ये बता सकता हूं कि यदि आप इसको एक बार नहीं 2 बार वीडियो को आप देखेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है। अब इसके बारे में हम स्रोत के बारे में ही और आगे चलेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने क्या बोलते हैं प्रस्तावना पर। इसी तरह से हम तेजी से चलेंगे, लगभग हमारा 50 जो आर्टिकल होता है, 51 आर्टिकल तक जो मूल कर्तव्य है, उस मूल कर्तव्य तक हम ऐसे एकदम रटते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। ठीक है, आपको यह है कि आप इस पर मेहनत करते रहिए। ठीक, ओके, थैंक यू।